चलिए देखिए, प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने से पहले क्या होता है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत जानने के स्रोत को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्रोत को ही तो पढ़ रहे थे ना। अब स्रोत में कितना था? दो रूप से, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पुरातात्विक स्रोत भी कर लिए थे, पुरातात्विक स्रोत भी पढ़ लिए थे, साहित्यिक और पुरातात्विक। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को करने से पहले आपको एक थोड़ा सा चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, किसी जैसे नाम सुनेंगे, प्रागैतिहासिक काल है, या तिम्र ताम्र पाषाण काल है, वैदिक काल है, हड़प्पा काल है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारा नाम मिलता है। तो पहले उसका नामकरण कैसे करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? नामकरण कैसे करते हैं? तो नामकरण के लिए क्या होता है कि जिस उस काल में, काल मतलब समय, ठीक है, उस समय में, उस काल में किस चीज की अधिकता है, जिस चीज की अधिकता होती है उस काल को हम लोग उसी नाम से जानते हैं। जैसे होता है ना कि गांव घर में यदि कहते होंगे कि जिसके घर में मछली खूब खाता है, तो कहता है अरे ये मछखोका है। कहते हैं ना, ये मछखोका यानी बहुत ही मछली खाता है। क्या करते हैं? मछखोका है, मछली बहुत खाता है। अब जैसे बोले, अभी जैसे चर्चा किए थे कि जैसे क्या बोली सोनम कि घर की बड़ी बेटी, तो घर में क्या आता है कि सोनम के पापा क्या बोलते हैं सोनम की मम्मी को कि सुनो थोड़ा, सोनम की मम्मी ये काम कर दो। ठीक है, यानी जिस घर में या तो जो बड़ा कोई है उसके नाम से वो जाना जाता है, या जिस घर में, ठीक है, किसी चीज की बहुलता होती है उस आधार पे उसको नाम जाना जाता है। हम आपको अब ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि जैसे हम क्या बोलते हैं आपको कि जैसे हड़प्पा सभ्यता, अब वो सभ्यता पे हम लोग बाद में आएंगे। क्या था? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए करके उस नाम को क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं पहले वर्ड पे आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा एक हो जाएगा, पहले सभ्यता क्या हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति। अब यहाँ आपको एक चीज सीखना, जब तक इस वर्ड को ना समझ पाइएगा पढ़ मतलब समझ में हिस्ट्री नहीं आ पाएगा। अब सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। सभ्यता क्या कहते हैं कि जो मूर्त रूप होता दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्लानिंग किए हैं कि एकदम मस्त कमाएंगे, फॉर्चूनर खरीदेंगे, ठीक है, आज जाएंगे घूमने के लिए, तो आप सोचे और फॉर्चूनर खरीद लिए। फॉर्चूनर तो कभी भी नष्ट हो सकता है ना। ठीक है, आप सोचे कि घर बनाना है, प्रत्यक्ष रुपया घर बना लिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? आपका प्लानिंग है, आप सामने में रख दिए हैं, तो जो रोज दिखता है वो क्या आ जाएगा? सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, कलम आप खरीद लिए, बना दिए, ये क्या आ जाएगा? सभ्यता हो जाएगा। लेकिन आप जो प्लानिंग किए हैं, ठीक है, वो अमूर्त रूप है कि मस्त ऐसा घर बनाएंगे कि ठीक है फॉर्चूनर जो है 3rd फ्लोर पे ले जाकर के पहुंचा देंगे, ये प्लानिंग के उस डिजाइन का घर बनाए। तो ये जो सोच चलते आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? संस्कृति कहते हैं। यानी संस्कृति कभी मरता है? नहीं मरता। क्या कभी समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन सभ्यता क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कभी ऐसा सुने कि हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ? नहीं, क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो सभ्यता का पतन होता है, संस्कृति का होता है? नहीं होता। संस्कृति क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चलते रहता है। ठीक है, यानी ये अमूर्त है। जैसे कहीं का आपको बहुत पसंद आ जाएगा, क्या कहेगा? ये बहुत वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यानी लोगों को रहन सहन अच्छा है, ठीक है, बात विचार अच्छा से करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। तो अब समझ में आते हैं सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता समझ लिए। अब मान के चलिए कि जिस जगह में पहले यदि कोई जगह खोजा गया हड़प्पा, तो उसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। यदि मान चलिए कि वहां जो है एक बहुत प्रमुख नदी है, ठीक है, जैसे वहां प्रमुख नदी है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। तो अब उसी के नाम पे रख देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, घर में यदि बड़ी बेटी है सोनम, तो क्या नाम देते हैं? सोनम की मम्मी। यानी क्या? तो उस घर में बड़ी है, तो जिसके नाम पे, यानी या तो उस घर में वो बहुत प्रमुख है, या वो सबसे बड़े हैं, या बड़ी है, ठीक है, या उस घर में खूब ज्यादा वो चीज यूज होता है, इसलिए कि उसके नाम पे हम रख देते हैं। जैसे यदि किसी के घर में मछली खाता है तो क्या कहते हैं? मछखोका है। जिसके घर में खूब नौकरी है तो कहते हैं नौकरी वाला घर है। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं ऐसे ही इसका नामकरण हो जाता है सभ्यता और संस्कृति का। अब आते हैं फिर टॉपिक पे। पहले तो समझ लिए। अब हम आपको इसलिए ये समझाए हैं कि जब आगे पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे ताम्रपाषाण। इसका क्या मतलब होगा? ताम्रपाषाण काल, यानी ताम, यहाँ तांबा का खूब इस्तेमाल होता था, और पाषाण मतलब पत्थर का भी खूब इस्तेमाल होता था। तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? ताम्रपाषाण कह लेंगे। क्या बोल देंगे? ताम्रपाषाण कह लेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब यदि किसी को कह देते हैं, ठीक है, ताम्रपाषाण तो हो गया लौह युगीन संस्कृति, यानी
क्या आ जाएगा, लौहगिन यानी वहां लोहा का खूब इस्तेमाल होता था। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़े। अब इतिहास को क्या हुआ है कि लेखन कला के आधार पे, किसके आधार पे, लेखन कला के आधार पे, किसके आधार पे, जल्दी से बोलते चलिए, लेखन कला के आधार पे इसको 3 भाग में विभाजित किया गया। लेखन कला के आधार पर, किसके आधार पे, लेखन कला के आधार पर, कितना भाग में, 3 भाग में, कितना भाग में, 3 भाग में। अब लेखन कला कैसा है, यानी उस काल के इतिहास को कैसे लिखा गया है, ठीक है, उस काल के इतिहास को कैसे लिखा गया है। जैसे अभी देखते होंगे, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि घर में देखिएगा, पहले वो एकदम दादाजी जमीन बांटते थे तो लिख के बांटते थे, नहीं, मौखिक हो जाता था कि चलो तुम्हारा हिस्सा इधर, तुम्हारा हिस्सा इधर। तो उस काल में मूर्ख लोग ज्यादा थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस काल में बहुत ज्यादा एजुकेशन डेवलप नहीं था। लेकिन अब हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, चलो रे पहले लिखित करो, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। होता है ना, अब शादी होता है तो कहता ठीक है पंडित जी वाला काम गया, चलो पहले कोर्ट में शादी करो, कोर्ट में पहले हो जाना चाहिए कि हाँ हम जो है शादी से करें, तब कोर्ट मैरिज लोग शादी करने लगा। यानी जो लेखन कला के आधार पे इतिहास को कितना भाग में विभाजित किया गया, 3 भाग में, कितना भाग में, 3 भाग में। पहला को कहेंगे प्रागैतिहासिक, क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा को क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक, क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा को क्या कहेंगे, ऐतिहासिक, क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। अब इसको समझते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जो है कब से कब तक हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 25 लाख से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 25 लाख से 12,000 ने 3,000, कितना हो जाएगा, 3,000 BC, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, 3,000 BC से लेकर के 600 BC, कितना हो जाएगा, BC, ठीक है। और ऐतिहासिक काल कहां से कहां तक हो जाएगा, 600 BC से वर्तमान, 600 BC से वर्तमान। अब इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पहले समझिए जल्दी से। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, कहां से कहां तक, यानी 25 लाख से 3 लाख BC, इसका कोई फिक्स नहीं है, एक मोटा मोटी है। अब प्रागैतिहासिक काल जब कहेंगे तो इस काल में आदमी व्यवस्थित रूप से रहता था, नहीं रहता था, व्यवस्थित रूप से रहता था, नहीं रहता था। इस काल में क्या होता था, इधर जंगली जानवर वाला, जंगली वाला था, इधर से जाने कद्दू मिला खा लिए, उधर से कुछ मिला खा लिए, उधर से कुछ मिला काम कर लिए, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से जीवन नहीं करता था। यहाँ जो है पूर्णतः क्या होता था, पत्थर ही पत्थर, क्या होता था, पत्थर ही पत्थर। तब इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, कितना भाग में, 3 भाग में, ठीक है, क्या भाग में, 3 भाग में। तब कौन कौन भाग हो जाएगा, तो जल्दी से बता दीजिए। एक पूरा पाषाण, क्या जाएगा, पूरा पाषाण, ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण। इसके बाद मध्य पाषाण, इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, मध्य पाषाण। और इसके बाद नव पाषाण, क्या जाएगा, नव पाषाण, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग इसको क्यों पढ़े, तो इसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी है नहीं है, पूरा का पूरा किसके आधार पे है, तो वहां से ज्ञात जो भी अनुमान है कि पत्थर वगैरह से आधार पे हम लोग उसका इतिहास का निर्धारण करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं किसका, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी क्या है कि वहां लिखित सामग्री तो है लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें हम लोग 2 सभ्यता को पढ़ते हैं, किसको किसको पढ़ते हैं, एक हड़प्पा को पढ़ते हैं, किसको, और दूसरा किसको पढ़ते हैं, वैदिक काल को, किसको, वैदिक काल को। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था, ठीक है, किस काल की थी, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता एक ही है, हम बोले क्या बोले आपसे कि नामकरण किया गया है, किस आधार पे, जैसे घर में यदि कोई मछली खूब खाता है तो मछखोका कहते हैं, ठीक है, जिसके घर में नौकरी खूब होता है तो उसको क्या कहते हैं, नौकरी वाला घर कहते हैं, ठीक है। तो
सिंधु, देखिए अब नामकरण है, कुछ लोग क्या कहता है कि जरूरी तो नहीं है कि जैसे प्रीतेश है तो जरूरी तो नहीं है कि प्रीतेश हर कोई जो है मेरे घर को सिर्फ मेरे मतलब मेरे बड़े भैया के नाम से ही जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि मेरे नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे कोई आप यदि खोजने के लिए जाइएगा तो मेरे भैया के नाम से खोजने के लिए जाइएगा, मेरे नाम से जाइएगा, मेरे नाम से जो जिधर ज्यादा फेमस हो गया उस नाम से उस काल को जानने लगा था। जैसे हड़प्पा काल जब आएंगे तो उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ टू द पॉइंट टॉपिक करते हैं, इस पे आएंगे कि नामकरण कैसे हुआ वो हम लोग करेंगे कंटिन्यू। हड़प्पा के बारे में क्या जानकारी, मतलब यह है कि किस काल का है, आद्य ऐतिहासिक। क्या है, आद्य ऐतिहासिक है, यानी इसके बारे में जानकारी मिलता तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, यानी लिखित साक्ष्य है, लिखित सामग्री है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। वैदिक काल के बारे में वही, तो ओवरऑल अपने को क्या याद रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल में दो सभ्यता, कौन कौन सा, हड़प्पा और वैदिक। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में, किस में आते हैं, ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल क्या है, तो जहां जिसके बारे में हमें लिखित जो है जानकारी ही स्रोत है, प्रमाणिक स्रोत है, यानी उस काल के बारे में जो है लिखित जो है स्रोत भर भर करके है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे 600 बीसी से लेकर के वर्तमान तक, जैसे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ था ना कि पूरा का पूरा साहित्यिक सामग्री था, उपलब्ध था ना, हम लोग कल किए थे ना कि साहित्यिक सामग्री पूरा उपलब्ध है। तो उसके आधार पर हम लोग देखते थे कि भगवान बुद्ध जो है कब जौन संगति कर रहे हैं, कब जो है जैन के द्वारा जैन संगति की जा रही है, ठीक है, सब लोग पढ़ रहे थे। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब क्या है, साहित्यिक ग्रंथ है। तो हमें जानकारी मिल रहा है, यानी 600 बीसी से लेकर के वर्तमान तक अभी भी हमें किससे जानकारी मिलता है, स्रोत से मिलता है ना, लिखित सामग्री है ना। अब मान चलिए को भूकंप आए तेज, अब पूरा धरती विनाश हो जाएगा, तो डेटा तो रखा होगा ना, ठीक है, एकदम देख रहे होंगे ना, पूरा लाइब्रेरी में भरा पड़ा है किताब, ठीक है। तो जब अगला खुदाई लोग करेगा, खनन करेगा, अरे इतना किताब है, इसका मतलब ये सब लोग पढ़ता खूब था, है ना, पढ़ता खूब था, यानी उसके आधार पर अनुमान लगाएगा, ठीक है। अब उसमें तो कुछ तो मिल जाएगा ना, अरे ऐसा भी कल्चर था, शादी ब्याह होता था कैसे, तो लिखे मतलब कोर्ट में जाकर के होता था, यानी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। आए आगे बढ़े, चलिए इसको करते हैं। कल से जो लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल से हम लोग लाइव जुड़ेंगे कितना बजे, 1 बजे, कितना बजे, 1 बजे कल से हम लोग लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। तो कल से 1 बजे आप कंटिन्यू आ जाइएगा। अब आते हैं कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। क्या आता है, प्रागैतिहासिक काल। चलिए अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया, अब आराम से यहाँ आइए समझिए। चलिए प्रागैतिहासिक काल में क्या जानकारी मिलता है, जल्दी से बताइए कैसे जानकारी मिलता है। मुख्य रूप से जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, क्या है, किसके आधार पर जानते हैं, वहां कोई लिखित जानकारी है, कुछ नहीं है लिखित जानकारी, ठीक है, सब पत्थर ही पत्थर पे खेल चल रहा है। चलिए आइए अब इतिहास का विभाजन जो है क्या लिखा हुआ, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, वो इतिहास 3 भागों में किया गया है। समझने में कोई दिक्कत, यहां तो समझ गए हैं, आगे बढ़े लाइन। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी लेखन कला का विकास तो हो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। काम खत्म। इसके बाद देख लीजिए अगला, चलिए अगला बता दी जल्दी से, अगला लाइन क्या है, चलिए इसके बाद है दूसरा लाइन क्या है आपका, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ये हम लोग कर लिए हैं, लाइन को समझने की कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला है देख लेते हैं, अब इसको देख लेते हैं, जब इसको मिटाते हैं, चलिए क्या आ जाएगा, ज्ञानी मानव जो हम लोग होमो सेपियंस है का प्रवेश इस धरती पे आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है, कितना हुआ था, आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। अगला पे आइए, अब नाम एवं तिथियां, नाम एवं तिथियां, ठीक है, किसका नाम एवं तिथियां, ठीक है, क्या है कि नाम एवं तिथियां किसका है, पूरा पाषाण। अब पूरा पाषाण फिर से टपक कैसे गया, तो कैसे टपका,
तो वही प्रागैतिहासिक काल को कितना भाग में विभाजित किया गया, 3 भाग में। कितना, अब इसको पाषाण काल भी कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोल लीजिए या फिर पाषाण काल भी बोल लीजिए। उसको कितना भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में। तो हम लोग लिखे इसे पाषाण लिख लेते हैं। पाषाण कितना भाग में, 3 भाग में। कितना भाग में, 3 भाग में। एक पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण। दूसरा जल्दी से बताइए, मध्य पाषाण। क्या जाएगा, मध्य पाषाण। और तीसरा क्या जाएगा, नव पाषाण। क्या जाएगा, नव पाषाण। ठीक है, हालांकि इसका एग्जैक्ट ईयर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए, नव पाषाण कब से कब तक, ऐसा कहा जाता है 25 लाख, कहीं 25 लाख मिल जाएगा, कहीं 20 लाख मिल जाएगा, ये अपने काम का नहीं, उसको जाने दीजिए। ठीक है, चूंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित है नहीं है, हम अनुमान लगाते पत्थर के आधार पर, कितना पुराना क्या था नहीं था, उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो कहीं 20 मिलेगा, कहीं 25 मिलेगा। कहां से कहां तक लेकर के, 12 लाख। कितना, 12,000। कितना हो जाएगा, 12,000 ईसा पूर्व। कितना हो जाएगा, 12,000 ईसा पूर्व, बीसी 12,000 के, मतलब के हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मध्य पाषाण। मध्य पाषाण को कहां से कहां तक लेते हैं, जल्दी से बोलिए, 12,000 से 10,000। कहां तक लेते हैं, 12,000 से 10,000। क्या हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा। ठीक है, अब नव पाषाण को कब से कहां तक लेते हैं, जल्दी से बताइए, 10,000 से 600 बीसी। कहां तक लेते हैं, 600 बीसी। कहां तक लेते हैं, 600 बीसी। इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहां तक हो गया विभाजन। अब देखिए, यहां से सीखने वाला चीज है, एक बाउंड्री लाइन याद रखिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको तो पहले देख लिए कि 25 लाख से कहां तक हो जाएगा, 12,000। ठीक है, फिर 12,000 से कहां तक, 12,000 से लेकर के 10,000। ठीक है, मध्य पाषाण। और फिर 10,000 से लेकर के कहां तक हो जाएगा, 10,000 से लेकर के 600 बीसी। 600 बीसी कहां जाएगा, नव पाषाण हो जाएगा। अब 600 जो स्टार्ट हुआ था, वो कौन सा काल होता है स्टार्ट, ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है, ऐतिहासिक काल। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़े, कौन सा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो जाएगा। जैन धर्म किसके बारे में कब पढ़े हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इस सब के बारे में लिखित जानकारी है ना, तो एक तो बाउंड्री आपको याद हो गया ना, कि यहाँ से हमको लिखित जानकारी मिल रहा है, भगवान बुद्ध को बाउंड्री मान लेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक हो गया, जो भी हमें जानकारी मिल रहा है वो लिखित जानकारी मिल रहा है। तो यानी कहां से कहां तक, 10,000 से लेकर के 600। अब इसको 600 बोलिएगा या 6,000 बोलिएगा, 600 याद रहेगा ना, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान जो है बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था। कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक पे, पूरा पाषाण काल। यह 20 लाख वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। याद रहेगा तब भी ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। अपने काम का नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये गारंटी है, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो एनर्जी नहीं लगाना। ठीक है, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। इसी को कहेंगे पूरा पाषाण, इसको कहेंगे मध्य पाषाण, इसी को कहेंगे नव पाषाण। ठीक है, सॉरी, यानी पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 भाग में किया गया, पूरा पूर्व पाषाण, फिर जो है पूर्व पाषाण हो जाएगा, ये मध्य पूरा पाषाण हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर में पूरा पाषाण को भी उत्तर पूरा पाषाण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, अब इसके बाद मध्य पाषाण काल हो जाएगा, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव, ठीक है, काम का नहीं है, पर्यावरणीय बदलाव को नहीं रटना है। अरे आओ जल्दी, नामकरण इसको नहीं रटना है, जो रटना है हम आपको बताएंगे। लुसेंट में जो रटना है वो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, रटने की जहां आवश्यकता होगी हम आपको वहां बताएंगे कि किसको रटना है और किसको छोड़ना है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ नहीं, पर्यावरणीय कुछ नहीं करना है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का कब से कब तक टाइम पीरियड हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, 12,000 से लेकर के 10,000, 12,000 से लेकर के 10,000 तक रहता। अब इस काल में जो महत्वपूर्ण घटना हुआ है ना, बस उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस काल में क्या हुआ था कि जो है वहां तो जान रहे, पूरा पाषाण में क्या होता था, मोटा मोटा पत्थर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब थोड़ा सा तकनीक का विकास हुआ, और इस क्रम में क्या हुआ था कि अब जो लोग पत्थर का जो है एकदम नुकीला हथियार बनाने लगा था। ठीक है, खुरपी हो गया बनाने लगा था, हस्त कुठार बनाने लगा था, सब किसका, लकड़ी का कि पत्थर का, ये लोहा का, पत्थर का। ठीक है, तो एकदम सूक्ष्म हथियार बनाने लगा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोलिथ कहेंगे। बहुत सूक्ष्म हो जाता है, यानी लघु पाषाण कहा जाता है। और फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते हैं, हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, तो वो किसका बना होता था, पत्थर का बना था, और पीछे में लकड़ी डाल दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा कि माइक्रोलिथ एज किसको कहा जाता है,
मध्यपाषाण काल को किसको कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो औजार बनने लगा था वो एकदम सूक्ष्म बनने लगा था। क्या बनने लगा था? एकदम सूक्ष्म बनने लगा था, छोटा बनने लगा था और व्यापक तौर पे मिल रहा था। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ये विशेषता हो गया। तो नामकरण हम आपसे क्या बोले हैं कि किसी घर का नामकरण कैसे होता है, किसी सभ्यता का नामकरण कैसे होता है? उस घर में यदि कुछ विशेष चीज होगा, यदि आप दरोगा बन जाइएगा तो कहेगा अरे जरा घर में दरोगा है ओकरे घर वाला वहीं आया है, ओकरे छोटका भाई की शादी है ना। जिस घर में कुछ फेमस हो जाता है उसी के नाम के उसी पे नाम पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? चलिए समझ में आया? बोलिए जल्दी से। चलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी सूक्ष्म हथियार वाला। ठीक है, तो माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। इसके बाद ये नवपाषाण काल। क्या जाएगा? नवपाषाण काल। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है और कहां तक जाएगा? 10,000 से लेकर के कहां तक जाएगा? 600। बहुत बढ़िया। कहां तक जाएगा? 600 BC। ठीक है। अब है पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। उसमें पाषाण काल में क्या आता था? एकदम मार तोड़ करके एकदम शिकार करना, खाना कंदमूल खाना, घोलटनिया मार के सो जाना। अब देखिए अपने काम का क्या चीज है, अपने काम का है, इसमें रटेंगे क्या? ठीक है, तो जैसे देख लीजिए कि मध्यपाषाण काल में, ठीक है, मध्यपाषाण काल में आपको दिखाते हैं। आ जाओ जल्दी से इधर, तुम पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथि तो देख लिए हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए कल इसको थोड़ा सा अच्छा से रखना पड़ेगा, पहले से जो है ना सेट करके रखेंगे। देखिए दिखाई दे रहा है? देखिए क्या है? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। और आग यहां से दो चीज याद रखना, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का जो आविष्कार हुआ था उसका उपयोग करना मानव कब शुरू किया था? नवपाषाण काल में। तो यहां से ध्यान रखिएगा दो चीज। आविष्कार किस काल में? जल्दी से बोलिए। आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। लेकिन उपयोग उपयोग कब करना स्टार्ट किया? नवपाषाण काल में। कब करना सीखा? नवपाषाण काल में। समझने में कोई दिक्कत? यानी आग का आविष्कार तो हो गया था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो पूरा पाषाण यानी पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, यानी पूर्व पाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया था, पूर्व या निम्न, ठीक है, फिर मध्य और फिर उत्तर। ठीक है, तो एकदम बहुत टाइम पर बहुत शुरुआत में आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, लेकिन उसका उपयोग कब सीखा था? नवपाषाण काल में। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है कि पाषाण का जो है ये सॉरी आग का आविष्कार मानव कब करना शुरू किया? नवपाषाण काल। कब होगा? नवपाषाण काल में हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए पहिए का नवपाषाण काल में, यानी आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, उपयोग करना कब सीखा? नवपाषाण काल में। पहिया जो बनाया वो भी किस काल में? नवपाषाण काल। यदि नवपाषाण काल कहेंगे कब हो जाएगा? 10,000 से लेकर के 600 BC के बीच में। ठीक है, अब आइए पूरा पाषाणिक स्तर कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब वहां के राख के अवशेष मान के चलिए, ठीक है, कि क्या था अब कोई जीवाश्म रहेगा मर जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो उसको क्या कहीं आग लग गया होगा, जल गया होगा। ठीक है, तो वहां राख जो मिल रहा है तो वो किस काल से मिल रहा है? पूरा पाषाणिक पुरास्थल से। ठीक है, तो अब यहाँ आपसे कभी कभी यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि जो है स्थल को सजाइए, कौन किस काल का है? जैसे भीमबेटका किस काल का है? कुरनील का गुफा किस काल का है? चिरांद जो अपने बिहार में सारण जिला में वो किस काल का है? तो अपने को यहाँ क्या याद रखना है? कुरनूल गुफा किस काल का है? तो पूरा पाषाणिक काल का। किस काल का है? पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, इसके बाद है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रकृति कब हुई थी? नवपाषाण काल। एक्चुअली ये है लुसेंट का क्लास, नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको कम से कम 2 क्लास जो है ना इसी पे देना पड़ जाता है कि यहाँ तक बेसिक बनाने में, ठीक है, यहाँ तक लाने में आपको समझ में आता है। चलिए ये मनुष्य में अब यहाँ समझने में आता है कि अस्थायी निवास यहीं क्यों स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है, चूंकि यहाँ क्या हुआ था कि जब आप पढ़िएगा 600 BC के आसपास, 1000 BC के आसपास क्या हुआ था ना कि लोहे का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1000 BC। अब बताइए तो 1000 BC किस काल में आ जाएगा? इसी के बीच में हो जाएगा हो, 10,000 से लेकर के 600 के बीच में, इसी बीच में हो जाएगा। जब लोहे का आविष्कार हुआ
पत्थर बढ़िया रूप में हथौड़ा भी बन जा रहा था, उसका कुदाल भी बन जा रहा था, और लोहे का भी आविष्कार हो गया। तो अब आग लगा करके, ठीक है, जंगल को साफ कर दे रहा, तो लोग खेती करना स्टार्ट कर दिया। और जब खेती करना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, लोग अस्थायी रूप से रहेगा तभी तो खेती करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि लोहे का आविष्कार कब हुआ, 1000 बीसी के। अब इससे पहले भी पढ़े होंगे, कृषि का सबसे पहले आविष्कार हो गया था, यानी खेती मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व के आसपास। कब, यानी कृषि का भी आविष्कार हो गया था, लोहे का भी आविष्कार हो गया था। अब देखिए 7000 किस में आएगा, 10,000 से 6000 के बीच में ना, तो किस में, नवपाषाण काल में। यानी कृषि का भी विकास हो रहा, लोहे का भी विकास हो रहा। अब तो सब चीज चाहिए ना, तो अस्थायी आवास धीरे धीरे लोग स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से क्या याद रखना कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब, नवपाषाण में हुई थी। और उसने सबसे पहले किस पशु को बनाया था पालतू, ठीक है, किस पशु को, कुत्ता को पालतू बनाया था। किसको बनाया था, कुत्ता को। तब आप पढ़िएगा, ठीक है, बुर्ज होम, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का साक्ष्य। क्योंकि सबसे पहले पालतू किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया था। तो जिधर जिधर जाता था, अभी भी देखिएगा ना, खाना बदोश जाते में एकदम कुत्ता को साथ लेके चलता है, ठीक है, बहुत सारा डॉग लवर भी होता है, ठीक है, तो वह रखता है। तो सबसे पहले जिसको पालतू बनाया साथ में रह रहा था, मर गया, दोनों साथे में, ठीक है, उसको दफना दिया। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है, बुर्ज होम से। अभी आगे कहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ये किस काल में हुआ था, ये घटना नवपाषाण काल में। इसके बाद सबसे पहले किस धातु को वो खोजा था, तांबा को। किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। सबसे पहले यदि क्वेश्चन पूछा, खूब क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले जो है जो मनुष्य के द्वारा किस धातु को उपयोग में लाया गया था, कौन सा जगह, तांबा हो जाएगा। इसके द्वारा प्रथम जो औजार बनाया गया था, कौन सा औजार बनाया था, कुल्हाड़ी। कौन सा औजार, कुल्हाड़ी। और ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अतिरपक्कम से। ये अतिरपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। एक पुरातात्विक थे, अधिकारी थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट, लिख दें, लिख लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये इन्होंने ही सबसे पहले खोज किया था तमिलनाडु के अतिरपक्कम में। कहा, तमिलनाडु के अतिरपक्कम में। किसका खोज किया था, कुल्हाड़ी का, ठीक है। हैंड एक्स भी मिला था, ठीक है, यानी खुरपी का भी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले, जल्दी से बताइए, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा, तांबा। पालतू किसको बनाया, कुत्ता। पालतू किसको बनाया, कुत्ता को बनाया। और सबसे पहले जो है किस हथियार का खोज किया था, वो कुल्हाड़ी। सबसे पहले जो है जो बनाया जाने वाला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला, तमिलनाडु से मिला। तमिलनाडु का कौन सा जगह है, अतिरपक्कम। कौन सा है, अतिरपक्कम। अब देखिए, फिर कृषि का आविष्कार लगभग 8000 ईसा पूर्व। अभी मत कहिएगा सर अभी तो कुछ देर पहले आप 7000 ईसा पूर्व बताएं, तो वैसा कुछ भी फिक्स नहीं है, एक अनुमान है। आप घटना चक्र और भी बुक पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कब, 7000। तो इसके लिए दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 8000 ईसा पूर्व में या 7000 ईसा पूर्व। लेकिन मेरा सलाह है, लुसेंट को छोड़ दीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा 7000 बीसी। कितने याद रखिएगा, 7000 बीसी। तो यदि आपसे क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए कि आग का आविष्कार किस काल में, पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आग का उपयोग करना कब सीखा, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में, चलिए ठीक है। अब बताइए कृषि का आविष्कार किस काल में हो जाएगा, तो नवपाषाण काल में हो जाएगा। किस काल में, नवपाषाण काल में हो जाएगा। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़। सबसे पहले जो कृषि का साक्ष्य कहां से मिला था, मेहरगढ़ से। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान का एरिया है। कहाँ, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का। वो कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहां से मिला था, मेहरगढ़ से। कहां मिला था, मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में, बोलन नदी के किनारे। बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे। और सबसे पहला कौन सा फसल उपजाया गया था, गेहूं एवं जौ। गेहूं एवं जौ। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, कभी कभी दोनों ऑप्शंस दे देता है, गेहूं और जौ दोनों दे देता है। तो आपको क्या लगाना है, आंसर जौ लगाना है। सबसे पहला कौन सा फसल उगाया गया था, जौ उगाया गया था। अब इसके बाद यहाँ से दो ऑप्शन आएगा, हाँ यही मिल ही गया महोदय। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त अनाज कौन सा था, चावल था। अब कहिएगा कि सर कौन बात है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, चावल था। तो इसको अब ऐसे समझ लीजिए कि खेती हो गया, हम नहीं किए, उपज गया कौन सा, जौ, लेकिन हम उसको
जो है व्यवस्थित तरीके से अस्थाई आवास में आए और हम अपना पेट भरने के लिए किसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किए थे? चावल का इस्तेमाल किए थे। इसको हम इस्तेमाल जो है नहीं किए थे, व्यवस्थित तरीके में नहीं था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला कौन सा फसल उगाया गया था, तो गेहूं या जौ, लेकिन गेहूं जौ दोनों रहेगा तो जौ, काम खत्म। इसके बाद है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था। क्या था? चावल था। चलिए इसके बाद जो है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ जाएगा? मेहरगढ़ से। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से। ये कृषि होगा, कृषि में बहुत सारा चीज हो जाएगा ना, कि गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मकई हो जाएगा, बहुत सारा चीज हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा कि सबसे पहले जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ से? कोल्डिहवा से। कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा, जो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। उसको यदि आपसे अब क्वेश्चन पूछे कि कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का साक्ष्य कहाँ से? कोल्डिहवा से। कहाँ से? अब ये सब किस काल में हो रहा है? नव पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल? नव पाषाण काल। बहुत बढ़िया, क्या जा रहा है? नव पाषाण काल में। इसके बाद बता दीजिए जल्दी से। चलिए अगला लाइन क्या जाएगा? अगला देख लीजिए क्या है कि मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? अस्थाई साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब यहाँ दो चीज हो जाएगा, एक बकरी के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। और जबकि कुत्ता के साथ आदमी को दफनाया, यानी आदमी के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? बुर्ज होम से। ठीक है, आगे मिलेगा, कहीं मुलाकात होंगे, वो महोदय मुलाकात करने के लिए आएंगे ही। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। बकरी के साथ जो है दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। इसके बाद बताइए, भारत में पूर्व प्रशस्तर युग, ठीक है, के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने होते थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट अभी चर्चा किए हैं, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, ये तो हम आपसे करवा ले गए। कहाँ हुआ था? पल्लावरम नामक स्थान, यही पल्लावरम हो गया, तिरुपक्कम हो गया, सब अगल बगल ये। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं। चलिए इसके बाद बता दीजिए जल्दी से कि भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी जो हुआ कौन दिया था? 1867 में हुई थी, जब CL क्राइल ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ का खोज किया था। इसमें बहुत रटने वाला बात नहीं है कि माइक्रोलिथ किस काल का है, तो मध्यपाषाण काल का। किस काल का है? मध्यपाषाण काल का है। तो सबसे पहले खोज किसने किया था? तो CL क्राइल। कौन किया था? CL क्राइल है। और यहाँ से अब आपको फिर याद क्या रखना है, ठीक है, कि मानव अस्थि पंजर सबसे पहले कब मिला था? किस काल में मिला था? मध्यपाषाण काल में। किस काल में मिला था? मध्यपाषाण काल में। मानव अस्थि पंजर किस काल में मिला था? मध्यपाषाण काल में मिला था। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा दो चीज अंतर मिलता है। ठीक है, एक तो हो गया, एक तो हो जाएगा कि मानव अस्थि पंजर, एक हो जाएगा मानव जीवाश्म। ठीक है, तो मानव जीवाश्म की जब बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, लेकिन अस्थि पंजर यानी खोखला बॉडी नहीं होता है, अस्थि पंजर तो ही होगा ना, हड्डी उड्डी थोड़ा लगा होगा। तो अस्थि पंजर की बात करेंगे तो किस काल में? जल्दी से बोलिए। मध्यपाषाण। और लेकिन ये जीवाश्म कहेंगे तब पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। अगला ये, भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का आरंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। काम का नहीं है, कहीं 3000 मिलेगा, कहीं 4000 मिलेगा। इसको बपराहट काटने की आवश्यकता नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चूंकि जब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता पे आएंगे तब इसको डिटेल्स चर्चा करेंगे, अभी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1867-68 में जो है पहली बार भारत में शैल चित्रों यानी पत्थर पर चित्रों की खोज जो है कौन किया था? आर्कीबोल्ड कराइल, यही थे। ठीक है, कौन था? अभी जो AC कराइल कल। ठीक है, तो यही हो जाएगा, आर्कीबोल्ड कराइल ने किया था। कौन? शैल चित्रों पे, यानी पत्थरों पे जो चित्र बनाया गया था, जैसे भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका में जो चित्र वगैरह मिला, ठीक है, तो पत्थरों पे हो जाएगा। अगला आइए जल्दी से। चलिए भीमबेटका, जल्दी से बताइए। भीमबेटका ये कहाँ जाएगा? आपका मध्य प्रदेश में जाएगा। कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में जाएगा। ये पूरा पाषाण का आवासीय पूरा स्थल है। अब ये पूरा पाषाण से लेकर के नवपाषाण काल तक आता है।
ठीक है। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? भीमबेटका गुफा का पूरा पाषाण काल में। क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। इसमें शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? शैल चित्रों के लिए। शैल मतलब पत्थर, उसके अंदर में जो है ना भीमबेटका के पत्थर पे जो है किस चित्र बनाया गया था, और अंदर में लोग रहता भी था, यानी शैल आश्रय यानी रहने वाला जगह। किसके लिए फेमस है? शैल चित्र और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है, ठीक है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, ठीक है। और ये भीमबेटका है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ जाएगा आपका? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या हुआ? पूरा उसका विकिपीडिया दे दिया कि भाई कहाँ कहाँ है, और इसका खोज किसने किया था भीमबेटका गुफा का? तो ध्यान रखिएगा कौन सा क्या है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर। डॉक्टर विष्णु धर वानकर के द्वारा, ठीक है। किस जिला में हो जाएगा? रायसेन जिला में हो जाएगा। और वहां शहर कौन सा है? अब्दुल्लागंज है। कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। खोज कौन किया है? श्री विष्णुधर वानकर। श्री विष्णुधर वानकर किसके लिए फेमस है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए, ठीक है। समझ गए? शैलाश्रय, ठीक है। चलिए आ जाइए। ये नहीं मानेगा, कल इसका इलाज करके रखेंगे ढंग से, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बहुत सारा चीज गड़बड़ होता है, बहुत सारा चीज गड़बड़ होता है। चलिए कहाँ तक करवा लेते? हो गया, ठीक है। अब यही जो है भीमबेटका की गुफा को 1990 में भारत राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था, यानी यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अगला जाइए। 2003 में यूनेस्को द्वारा इस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए भारत में मनु संबंधी पहला प्रमाण पत्र कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी। ये नर्मदा घाटी कहाँ जाएगा आपका? मध्य प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमको लगता है शायद हड़प्पा काल है, ठीक है। चलिए अब क्या आ जाएगा आपका? सिंधु सभ्यता। इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा हम आपसे रोक के बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लास छुट्टी देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या जाएगा आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता। आप थोड़ा सा भी जाइएगा, रिवीजन कीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकली इशू बहुत होता है, इसलिए करके मन इरिटेट हो जाता है ना। थोड़ा सा हो जाता है। बाकी जो है कल हम लोग करते हैं, ठीक है। बाकी कल है कि कल से लाइव रहेगा 1 बजे। जो लोग जुड़ेंगे लाइव से तो ध्यान, सॉरी कल छुट्टी है, ठीक है। कल 1 जनवरी है। और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर। आप नए साल में एक नए उमंग के साथ फिर से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 2025 में यदि आपको असफलता लगी है तो असफलता से लोगों को घबराना नहीं चाहिए। एक नई सीख देता है, एक नई जो है जोश देता है कि हमने जीवन में क्या गलती किया है, ठीक है। 1 जनवरी को अच्छे से सेलिब्रेट करिए। फिर बाकी 2 तारीख को हम लोग जो है 2 जनवरी को लाइव क्लास में 1 बजे से जुड़ते हैं। और तब तक के लिए एकदम लाइफ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।